IIT मंथन, a premier institute for IIT JEE। एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। बंडल क्लासेस, कोटा और फिट जी के अनुभवी टीचर्स के साथ IIT और NIT में एडमिशन करवाने के लिए श्योर सक्सेस प्रोग्राम। संपर्क करें SCO 208 सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र। Hi students, I am Sahil. Welcome to IIT मंथन और let's continue with the chapter of periodicity। आज हम किस प्रॉपर्टी की बात करेंगे? देखो, हमने 4 प्रॉपर्टी की बात हमने करनी है और एटॉमिक रेडियस की बात हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट ट्रेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले तो बात करेंगे ये होती क्या है और फिर अलॉन्ग अ पीरियड कैसे वेरी करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले समझेंगे किस चीज़ को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा बहुत रेफरेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने किया था इसका। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर अलॉन्ग अ पीरियड चेक करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है। और फिर अलॉन्ग अ ग्रुप चेक करेंगे, टॉप टू बॉटम कैसे ये वेरी करती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो लेट्स कंटिन्यू आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर उसके बाद लास्ट में एक्सेप्शंस भी करेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन के चक्कर में ट्रेंड्स मत भूल जाना। जैसे एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा, ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्योंकि शेल बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस में, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है क्योंकि शेल तो नहीं बढ़ते, चार्ज बढ़ता है। चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ती है ना, न्यूक्लियस की शक्ति बढ़ती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट शेल तो बढ़ते नहीं, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेता है अपनी तरफ, और जिसकी वजह से साइज कम होता है। ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड होगा कुछ, वो ट्रेंड भी अच्छे से याद रखना है। एक्सेप्शंस के चक्कर में ट्रेंड मत भूल जाना। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन इलेक्ट्रॉन की जगह आइसोलेटेड गैसियस, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम की जगह फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एटम आ गया तो मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो जितनी एनर्जी चाहिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहां से? एटम के अंदर से। तो एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और फिर शेल्स आ जाते हैं। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी कुछ एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी, उसको हमें निकालना है, मतलब इन्फिनिटी तक ले जाना है। इन्फिनिटी में एनर्जी कितनी होती है? 0। तो कितनी एनर्जी हम दें इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? जो आउटर मोस्ट में हो, उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाती है? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इन्फिनिटी पे एनर्जी हो जाती है 0। तो उतनी एनर्जी हम सप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट भी वही होगा। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो फिर तो सोचना पड़े कि भाई आउटर मोस्ट कौन सा है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही आउटर मोस्ट है, वही सब कुछ है। उसको निकालने की एनर्जी कितनी होती है? फर्स्ट शेल में अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कितनी होगी उसकी? हाइड्रोजन की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 0 करनी है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एनर्जी टू बी गिवन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो मतलब हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
एटम से अलग करना है, बिल्कुल कोई उसका रिलेशन रह ना जाए एटम से, इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी है इलेक्ट्रॉन को। इससे बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये बंधन तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन इतनी दूर जाए कि एटम से उसका कुछ लेना देना ना हो, उतनी एनर्जी को बोलते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये याद रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और बात किसी कर रहे हैं हम एटम की, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट आता है कि मैंने आइसोलेटेड क्यों बोला? आइसोलेटेड इसलिए बोला है कि उसके ऐसा ना हो कि अकेला पड़ा हुआ हो, ऐसा ना हो कि कोई बॉन्ड बना रहा हो, कोवलेंट बॉन्ड, या बॉन्ड भी ना बना रहा हो, खूब सारे एटम पड़े हों तो आपस में भी कुछ अट्रैक्शन होगी, वॉन्डर वॉल वाली, याद करो वॉन्डर वॉल वाली भी अट्रैक्शन होगी, वो भी नहीं चाहिए। बिल्कुल अकेला अकेला हो और कोई भी बाहर का उस पर प्रभाव ना हो, इफेक्ट ना आए बाहर का, ऐसे को बोलेंगे। इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम हर ट्रेंड में ऐसे ही चलेंगे जाएंगे। पहले डिफाइन करेंगे क्या है और फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसको कौन कौन सी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे पीरियड में कैसे जाएगा, ग्रुप में कैसे जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे लिखी होती है ये, IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 एटॉमिक नंबर। अब ये क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियस के पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की शक्ति होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो उतना मुश्किल होगा, मतलब कि सपोज शेल सेम हो, मतलब बाकी सारे फैक्टर सेम कर दें, सिर्फ चार्ज को वेरी करते हैं। सपोज इसके पास 20 प्रोटॉन है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक और सिस्टम है, इसके पास 25 प्रोटॉन है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा। किसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। क्यों? उसके न्यूक्लियस के पास ज़्यादा शक्ति है ना। एक चुंबक की तरह मान लो न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस की पावर जिसमें ज़्यादा होगी उसी को निकालना मुश्किल होगा, छुड़ाना है ना। और ये क्या चाहता है? छोड़ना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन टिका क्यों हुआ है सिस्टम में? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए घूम रहा है वो आसपास। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना मुश्किल निकालना, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी लिख सकते हो, मोर एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन्स मोर आयनाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा ये होगा प्रोटॉन्स उतना मुश्किल उसको निकालना होगा, इसलिए। सेकंड साइज। अगर बाकी सारे फैक्टर्स को ना देखें, हम सिर्फ साइज पे फोकस करें, तो भाई जो जिसका साइज ज़्यादा होगा, सपोज ये वाला सिस्टम ही मान लो, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन इससे, तो किस में मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में? इसमें। क्यों? ये पास है ना। फोर्सेस देखो दोनों पे डिपेंड करते हैं, नज़दीक और पास से भी डिपेंड करता है। ऑपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन वो अट्रैक्शन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो मतलब ये अगर चार्ज है न्यूक्लियस का, तो ये इसको उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? दूर हो गया। दूर में क्या होगा? अट्रैक्शन वीक हो जाती है, इसको खूब अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो डिस्टेंस से रिलेशन समझ रहे हो, जितनी पास उतना ज़्यादा अट्रैक्शन और उतनी मुश्किल होगी उसको निकालने में। इसका मतलब है मोर साइज लेस आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये दो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो ट्रेंड में हमें बताएंगे कि कैसे वेरी होने वाला है। और क्या होता है? थर्ड फैक्टर होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देखो, एस अगर कोई भी शेल पूरी तरह भरा हो, जैसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, पी में कितने आ सकते हैं? 6, डी में 10, या फिर हाफ फिल्ड हो, एस में 1, पी में 3, डी में 5। मतलब ये तो जैसे पी का एग्जांपल लेके करते हैं, अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है
लिख लो इसको, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अगर ऐसी किसी भी एलिमेंट की या एटम की कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी, ये होती हैं फुलफिल्ड और ये होती हैं हाफ फिल्ड। अगर ऐसी किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। मतलब जितना हम सोच रहे हैं चार्ज और साइज की वजह से, उससे और मुश्किल होगा S2 S1 इन कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे P के लिए मैंने बना दिया है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। D के लिए भी बना सकते हो, S के लिए बना सकते हो। और चौथा फैक्टर है सबशेल पे भी डिपेंड करेगा। S से निकालना मुश्किल है, S से निकालना सबसे मुश्किल है। क्यों? वो पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है S। तो अगर सेम शेल है, सेम शेल में ही S से निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। वाई? बिकॉज S इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू P, एंड P इज क्लोजर देन D एंड D इज क्लोजर देन F, बिकॉज दीज आर नियर टू द न्यूक्लियस। तो इस इफेक्ट को ये भी बोलते हैं, सब शेल पे भी डिपेंड करेगा। इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कितना पास है न्यूक्लियस से। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? S, P, D और F। और शील्डिंग इफेक्ट भी याद रखना है इसके अंदर। वो जो भी एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन थे उनकी रीजंस बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन याद करो, वो यहाँ भी काम आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो पांचवा पॉइंट हो गया शील्डिंग इफेक्ट। हम ये एटॉमिक रेडियस में डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियस की रीजंस अगर अच्छे से याद हो तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। और सेकेंडली दूसरा फायदा ये भी है कि इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शंस कम है। एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शंस काफ़ी कम है उससे कंपेयर करें तो। शील्डिंग इफेक्ट में क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं ना न्यूक्लियस से, रिपेल करके। शील्डिंग इफेक्ट में होता क्या है? रिपल्जन होती है। शील्डिंग इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो अगर वो ढंग से रिपेल नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस से बहुत अच्छे से चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके अंदर S के अंदर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। S के अंदर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर P, फिर D, फिर F। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर सपोज दो केस हम इमेजिन करें, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे F इलेक्ट्रॉन्स हैं, F सब शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर नहीं है। तो ये F क्या करेंगे? पुअर शील्डिंग करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स। नाउ लेट्स गो विद द ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो ट्रेंड कैसे होता है इसमें? लेट्स स्टार्ट विद पीरियड। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? शेल वाला फैक्टर तो है नहीं पीरियड में। शेल तो सेम है सबके पास, एक्स्ट्रा कोई नहीं भर रहा। तो शेल सेम है तो क्या चीज वेरी हो रही है? चार्ज वेरी हो रही है, राइट? चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एम आई राइट? लेफ्ट टू राइट या फिर इन अ पीरियड चार्ज या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। और चार्ज पे कैसे वेरी करता था आयनाइजेशन एनर्जी? चार्ज ज़्यादा मतलब अगर प्रोटॉन ज़्यादा, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा, तो फिर अट्रैक्शन भी ज़्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। करेक्ट? ये ट्रेंड है। फिर देखते हैं टॉप टू बॉटम।
अब टॉप टू बॉटम क्या क्या हो रहा है, एक तो शेल बढ़ रहे हैं, चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन शेल वाला फैक्टर बहुत ओवरटेक कर जाता है चार्ज वाले फैक्टर को, और हम टॉप टू बॉटम बोलते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू डाउन डिक्रीजेस। ये ट्रेंड है, इसमें फिर एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम। ट्रेंड याद रखना है अच्छे से, ऐसा नहीं एक्सेप्शन याद रखो और ट्रेंड भूल जाओ, ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। कहीं ना कहीं कौन सा एलिमेंट कितना मेटालिक है वो भी इस पे डिपेंड करता है, किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो फिर अगर यही फैक्टर्स हैं, अगर यही ट्रेंड है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए इस वाले पीरियड में? एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद इस तरह से हम चलते रहेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखना एक्चुअल क्या हुआ। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, किस किसने जगह बदली अपनी? सिर्फ दो स्विच हुए, बोरोन बेरिलियम की जगह आ गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह आ गया। तो दो चीजों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। यानी एक्चुअल में क्या हुआ, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, हम तो ऐसे सोच रहे थे हुआ ये, अब ऐसा क्यों हुआ? ट्रेंड के साथ एक्सेप्शन क्यों हुआ? बिकॉज अब देखें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल की लिख रहे हैं, हीलियम और 2s2। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p1। करेक्ट? पहले तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू p से निकालना। दूसरी बात, ये फुलफिल्ड है और ये फुलफिल्ड नहीं है। तो यहां पे बेरिलियम में क्या लिख सकते हो? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं? काफ़ी स्टेबल होती हैं, तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन, जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल चीज़ को हटाने में मुश्किल होगी। सपोज एक स्क्वायर रख दें हम फर्श के ऊपर, वो बहुत स्टेबल है। क्यूब रख दें, क्यूब, उसको हिलाने में दिक्कत आएगी। एक बॉल रख दें स्फीयर, वो थोड़ी अनस्टेबल होगी, थोड़ा सा पुश करेंगे रोल करती हुई जाएगी। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? फुलफिल्ड। ये हम फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं, फुलफिल्ड, है ना। तो फुलफिल को निकालना मुश्किल है, इसलिए बेरिलियम की एनर्जी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसने थोड़ी सी छलांग मार ली। तो ये साइन ऐसे लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बेरिलियम ने छलांग मारी, यहाँ पे नाइट्रोजन ने छलांग मारी। रीजन क्या है? फुलफिल्ड होना। अब देखो कई बार दिमाग में आ जाता है, स्टूडेंट्स जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इतनी जंप ही क्यों मारी, इतनी क्यों नहीं मारी, इतनी क्यों नहीं मारी, है ना। आज दिमाग में आ सकता है, विच इज़ अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। पहले हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, फिर सोचा अरे ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसे ऐसे जंप क्यों हो रहे हैं, और फिर उसको रीज़न असाइन की। तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हम कोई कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि कितनी जंप मारेगा हाफ फिल होने से, फुल फिल होने से, हमें ये नहीं पता कितनी बड़ी छलांग मारेगा, लेकिन हमें बस ये पता है कि हाँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा उसकी होगी क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो एक तो ये एक्सेप्शन की रीज़न क्या हुई? फुलफिल्ड। और कई बार बुक्स में ये भी दिया होता है कि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू पी, तो ये भी रीज़न थोड़ी सी ऐड हो गई एनर्जी बढ़ाने में। फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम, उसके बाद 2s2 2p3, ऑक्सीजन की हीलियम 2s2 2p4। इन दोनों में से कौन सी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है?
हमें पता है, हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। तो हाफ फील्ड कौन सा है, ये, इसको निकालने में मुश्किल आएगी। देयरफॉर ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ionization energy of nitrogen is more than ionization energy of oxygen। समझ गए हम? ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ अ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशंस बहुत स्टेबल होती हैं। तो ये दो ही एक्सेप्शन है सिर्फ, और सबसे ज़्यादा होगी नोबल गैस की। नोबल गैस की वैसे भी ज़्यादा होती है, क्यों? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। हर नोबल गैस की कैसी है, S2P6। नियॉन की, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 2s2 फुल फील्ड, नियॉन की 1s2, 2s2 2p6 फुल फील्ड है ये। आर्गन 2s2 3s2 3p6। सभी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। और वैसे भी ट्रेंड में भी हमें यही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की, बिकॉज दे हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रेंड याद रखने हैं और साथ में ये एक्सेप्शन याद रखने हैं। तो अब दिमाग में आएगा कि ठीक है, इस पीरियड में समझ आ गया, ये और ये स्वैप करें इन्होंने अपनी पोजीशंस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने स्वैप किया। क्या बाकी जगह भी ऐसा होगा? तो जवाब है यस, बाकी दो पीरियड्स में भी ऐसा होगा। यानी सोडियम, फिर मैग्नीशियम आना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम और इन दोनों का स्वैप हुआ, इन दोनों का भी हुआ और इन दोनों का भी हुआ। यानी एल्यूमिनियम आ जाएगा पहले, फिर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर इन दोनों का हुआ था, इन दोनों का भी ड्यू टू सेम रीजन। इसकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी ना आउटर, बस ये 2p3 है और ये 3p6 होगा। ये सॉरी 2p3 है, ये 3p3, ये 4p3 और ये सारे p4 वाले हैं। पीरियड में ग्रुप में ऐसे ही करते हैं ना हम अरेंज, क्यों? क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो जो इसकी है p3 वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, जो इसकी है वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो इनको इंटरचेंज किया तो इनको भी करो और इसको भी करो, तो कर देते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। नेक्स्ट में भी बिल्कुल सेम, पोटेशियम, गैलियम इंटरचेंज हो गया, फिर कैल्शियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और क्रिप्टन। तो अलोंग अ पीरियड ये सारे ट्रेंड्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। फिर ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप पे जाने से पहले दो चीज़ों की टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मतलब जिसमें हीट एग्जिट हो, हीट एग्जिट हो तो मतलब हीट रिलीज्ड। और एक होते हैं प्रोसेस एंडोथर्मिक, ये बहुत जगह यूज होगा केमिस्ट्री में। इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत लंबी बात होगी, मगर इतना भी काफ़ी है अभी के लिए। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज्ड, एंडोथर्मिक मतलब हीट एंटर हो जहाँ पे, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड। तो जिस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज्ड हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब कहीं पे आग लग गई अगर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हीट रिलीज होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? सपोज एक एटम पड़ा है, हमें उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो क्या हमें उसे हीट देनी पड़ेगी या उसे हीट लें हम? हीट देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को जीरो एनर्जी पे पहुंचाने के लिए, है ना। हाइड्रोजन की कितनी थी आयनाइजेशन एनर्जी? 13.6, ताकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए। तो ये हम देंगे ना एनर्जी उसको, तो आयनाइजेशन एनर्जी
इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्या? आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कई बार डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, हीट रिलीज्ड या हीट एब्जॉर्ब्ड कई बार डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, बोलते हैं इसको एंथैल्पी चेंज, जरूरत नहीं है उसकी। तो डेल्टा एच इफ नेगेटिव देन ये कन्वेंशंस हैं, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, या तो एनर्जी वो डायरेक्ट बता दे कि भी हाइड्रोजन के लिए हमें 13.6 एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, सॉरी डेल्टा एनर्जी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सॉरी, एक्सोथर्मिक नहीं होता, एंडोथर्मिक होगा, हम एनर्जी देंगे उसको, है ना। अगर किसी से एनर्जी रिलीज करानी है तो एनर्जी हम दे रहे हैं, तो द प्रोसेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब पॉजिटिव साइन होगा, हम एनर्जी देंगे। और सिस्टम क्या करेगा? सपोज एक सिस्टम है, इसके अंदर एटम है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन हमारी आयनाइजेशन एनर्जी तो एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी में हीट एब्जॉर्ब होगी। अब इसके बाद एक बात आती है, सपोज किसी एक एटम के लिए, लेट्स से कोई एटम है, कोई भी एटम ले लें, ऑक्सीजन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगी? जो हीट चाहिए होगी ऑक्सीजन से O पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया आउटर मोस्ट, तो क्या कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। अगर सपोज इसके अंदर से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो चार्ज क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। उसको कैसे नोट करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 2। सपोज एक और चार्ज निकाल दिया, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? 3+ से। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 समझ गए हो, सारी की सारी ही हमेशा हमें ही देनी पड़ेंगी। आयनाइजेशन 1 में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको आयनाइजेशन 2 बोलेंगे, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी 3 बोलेंगे। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? हीलियम 2s2 और 2p4। O पॉजिटिव की कैसी होगी? हीलियम 2s2 2p3। 2+ की कैसी होगी? एक और इलेक्ट्रॉन निकालो इसके अंदर से, 2p2। इसकी कैसे होगी? 2s2 2p1। समझ गए हो अब? आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब एक पॉइंट जरूरी क्या है इसमें याद रखने के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। इसकी क्या रीजन है? थर्ड वाली 2 से ज्यादा होगी, 1 से 2 वाली ज्यादा होगी। क्यों? देखो, इसके अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। केमिस्ट्री के अंदर याद रखना, चार्ज स्पीशीज आर वेरी अनस्टेबल। जहां पे भी चार्ज स्पीशीज आई हैं वो अनस्टेबल होंगी और वो कोशिश करेंगी कि अपने चार्ज को खत्म कर दें, न्यूट्रल हो जाएं। मतलब, तो लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। चार्ज स्पीशीज आर अनस्टेबल they will try to become neutral। बहुत से रिएक्शंस में, रिएक्शंस ऑर्गेनिक में आएंगे, बहुत से रिएक्शंस में चार्ज स्पीशीज ऐसा कुछ करेंगी अपने आसपास से कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब ये पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है,
ये क्या कोशिश करेगा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। हम क्या कर रहे हैं, एक और चार्ज उसमें से निकाल रहे हैं और ज़रा अनस्टेबल कर रहे हैं, तो एनर्जी और ज़्यादा लगेगी। तो ये यूनिवर्सल रूल है विदाउट एक्सेप्शंस। अगर फोर्थ लगा लो इसमें तो वो इधर आ जाएगा, वो इससे भी ज़्यादा होगा, 5 इससे भी ज़्यादा होगा, 6 इससे भी ज़्यादा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अनस्टेबल हो गया, अब उस पर चार्ज आ गया। हम बोल रहे हैं हम तेरे ऊपर और चार्ज लाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तेरे अंदर से, तो क्या होगा, और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सपोज इसमें कोई वैल्यू लो, सपोज इसमें 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे इस प्रोसेस में, तो इसमें 20 से ज़्यादा ही लगेंगे, 30-40। इसमें 30-40 लग गए तो इसमें 70-80 उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब इस प्रोसेस की एनर्जी अगर मान लो हम बोलें कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए, तो इसमें 40 लगेंगे, इसमें 80-90 लगेंगे। अब क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द ट्रेंड्स इन अ ग्रुप। ट्रेंड्स इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम हम देख रहे थे कि इंक्रीज होगी, और ऐसा ही हुआ। पहले की बात कर लें अगर, जनरली सीजियम तक बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे लो होगी सीजियम की, फिर रुबीडियम की, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लीथियम, फिर हाइड्रोजन। अब बोलो हर ग्रुप में ऐसा होता है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हम सिर्फ एक्सेप्शंस पे ही बात करेंगे अब, और जहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब जो ट्रेंड है वैसा ही चल रहा है या फिर बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बात करने के लिए। तो ट्रेंड याद रखना है और उस ट्रेंड के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। शेल के बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से और निकालना उसको आसान हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो निकालना आसान होगा उसको, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का। करेक्ट। अब बोरोन का मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? IIT मंथन, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर IIT JEE। एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। बंडल क्लासेस कोटा और फिट जी के अनुभवी टीचर्स के साथ IIT और NIT में एडमिशन करवाने के लिए श्योर सक्सेस प्रोग्राम। संपर्क करें SCO 208 सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र। 5 है, प्लस 8 कर दें 13, प्लस 8 21, इसकी नेक्स्ट नोबल, हाँ, लेकिन इसका कितना होगा, गैलियम का कितना होगा, प्लस 10 31, 18 ऐड करना पड़ेगा। फिर इसमें भी 18 ऐड करेंगे 49, और इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा 81। 10 प्लस 5 18 प्लस 5 36 प्लस 5 54, हाँ, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। अब एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा बोरोन का, छोटा साइज है उसका, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इनिडियम और फिर थैलियम। एक्चुअल क्या आया? एक्चुअल आया बोरोन, उसके बाद थैलियम। इसने छलांग मारी पहले तो इतनी आगे, फिर इसने छलांग मारी इसके आगे, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इनिडियम।
ये भी ट्रेंड याद रखना है एक्सेप्शंस का। अलोंग अ पीरियड दो स्वैप हुए थे, बेरिलियम बोरोन फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उनके नीचे भी सेम थे। अलोंग अ ग्रुप दो ही एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, एक बोरोन फैमिली का है, एक और पढ़ेंगे। इसमें दो ने जंप मारी, थैलियम ने इतनी ऊपर, गैलियम ने एल्यूमिनियम के ऊपर। थैलियम ने इतनी बड़ी जंप क्यों मारी? क्योंकि थैलियम से और इसके बाद कितने न्यूक्लियस को कितने ज़्यादा प्रोटॉन मिले, 32 प्रोटॉन ऐड हो गए। तो ठीक है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ी लेकिन शेल भी बढ़ा, लेकिन वो जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब देखो, टॉप टू बॉटम जाने में दो फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, शेल इंक्रीज होता है और चार्ज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों ऐसा होता है। टॉप टू बॉटम जाएं तो दो फोर्सेस का खेल है, दो ताकतों का खेल है। एक है शेल बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज बढ़ने थे, आयनेशन एनर्जी शेल बढ़ने से आयनेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि दूर हो रहा है, चार्ज बढ़ने से आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब दो ताकतें चल रही हैं टॉप टू बॉटम, यहां से यहां आए, दो ताकतें हैं। शेल बढ़ी तो मतलब एक ताकत आयनेशन एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रही है और एक ताकत आयनेशन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हर इसके अंदर भी ये हुआ, मगर इसके अंदर हमेशा ताकत कौन सी जीतती है? नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है ग्रुप के अंदर, शेल वाली ताकत जीतती है। इसलिए आयनेशन एनर्जी कम हुई थी, यहां से सबसे कम सीजियम की। जीतता कौन सा है? शेल वाली, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। नॉर्मली ये वाली ताकत जीतती है। टॉप टू बॉटम की ही बात कर रहे हैं, वहीं पर दिमाग लगाओ, पीरियड वगैरह में मत जाओ, सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप के अंदर दो ताकतें हैं, जब हम ग्रुप में चलते हैं तो दो ताकतें हैं, एक आयनेशन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करती है, एक घटाने की कोशिश करती है। लेकिन साइज का फैक्टर, शेल का फैक्टर या साइज का फैक्टर जीत जाता है, क्योंकि साइज में एब्रप्ट चेंज आता है। ग्रुप के अंदर एक शेल ही नया बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया, तो ये ताकत जीतती है। अब लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये ताकत जीत गई, क्योंकि एक तो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा और जो रिपल्सिव थी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, रिपल्जन फोर्सेस भी होंगी, कुछ शील्डिंग इफेक्ट। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट आए हैं बीच में, प्रोटॉन की तुमने ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन जो रिपल्जन आम करते हैं एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पहले एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ गए और डी के भी 10 आ गए। उन्होंने क्या किया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ने, उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ने रिपल्जन ही नहीं की। ठीक है, रिपल्जन से क्या होता है, चार्ज के फैक्टर को कुछ चोट पहुंचती है, तो वो जो इस फैक्टर को चोट पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची, इसकी वजह से ये इससे बढ़ गया, इसलिए थैलियम का साइज इतना बढ़ गया। और फिर गैलियम में डी ब्लॉक के एलिमेंट एंटर हुए जो इसके पहले नहीं थे, तो चार्ज तो बढ़ा, लेकिन वो जो चोट पहुंचाते हैं इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट करके, वो नहीं पहुंचाया उन 10 इलेक्ट्रॉन ने, जिसकी वजह से इसको मजबूती मिली और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो क्यों बढ़ी, ऐसा क्या फैक्टर हो गया कि इसको अचानक से ये इससे जीत गया? कि वो जो शील्डिंग इफेक्ट था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो बहुत बेकार था, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और बढ़ने से क्या हुआ, ताकत न्यूक्लियस की बढ़ गई। क्यों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ताकत न्यूक्लियस की बढ़ेगी तो मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड याद रखना है। और एक और इसमें एक्सेप्शन याद रखनी है। अच्छा, कई बुक्स में ये इक्वल भी दिया होता है गैलियम के, ठीक है ना, लगभग बराबर भी होता है। इसका 5.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कई बार बुक्स में बराबर भी दिया होता है। जंप इसमें हुई है गैलियम की, या तो इसके बराबर कह लो या इससे ऊपर आया है। तो कई बार ग्रेटर दिया होता है, कई बार बराबर दिया होता है कई बुक्स में, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो वैल्यू याद नहीं रखनी है, दोनों ही चीज़ें याद रखो। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बराबर से भी और ग्रेटर से भी। अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा तो फिर ग्रेटर मानेंगे, अगर नहीं स्पेसिफाई कर रहा तो गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम मान के चलो। अच्छा, एक कार्बन की फैमिली में है एक्सेप्शन, यहां पे
लेड का जंप हुआ टिन से, इनकी अदला बदली हो गई, स्वैप हो गया। तो मतलब एक्चुअल क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। एक्चुअल में क्या हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिल्कुल सही। लेड और टिन की पोजीशन स्वैप हो गई। यहाँ भी क्या रीज़न है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो चोट चार्ज को पहुँचती है वो नहीं पहुँची। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट था, इसके पहले एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उन्होंने शील्डिंग नहीं की, इसको बढ़ोतरी मिली इस फैक्टर को, और वो उसने आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा दी। अब दिमाग में ये दोबारा से अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कोई ढंग का आंसर नहीं है कि इतना ही जंप क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल वो वैल्यू नहीं है कि हाँ भाई इस इतने शील्डिंग इफेक्ट से इतनी एनर्जी का जंप होगा, उतनी का कम होगा, कि टेबल से बता दे हम, ठीक है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। बस हमें एक्सेप्शंस की रीज़न याद करनी है कि इतना ही जंप हुआ। आप सोचो इसमें भी इतना जंप क्यों नहीं हुआ, कि नहीं हुआ भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की वैल्यू के बाद एक्सप्लेनेशन आती है। तो ये याद रखना है, सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, किसमें, ग्रुप में, ये और इसकी पूरी फैमिली, बोरोन फैमिली पूरी, और ये। तो बहुत कम एक्सेप्शंस हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, उनकी रीजंस याद रखनी है, और क्या क्या वेरिएशन हुई है वो याद रखनी है। अब क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। सपोज देखो, पहले तो 10th में पढ़ा हुआ तुमने, हर कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, बिकॉज इट वांट्स टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड बनाता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, पीरियोडिक टेबल में चेक करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन सबकी ऐसे है, NH2, हीलियम को छोड़ के चलो NP6। नियॉन की भी ऐसे है, नियॉन में 2 आ जाएगा, आर्गन में 3, इस तरह से चलेगा। तो हर एलिमेंट कोशिश करता है मैं भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूँ, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसको ऐसे ही बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हर एलिमेंट को, तो जो कर लेगा उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6। अगर सोडियम को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसके आसपास नोबल गैसेस कौन सी हैं, आर्गन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, नियॉन के बाद 3s1, और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, 3s2 3p6। अब अगर नियॉन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, अगर सोडियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेनी है तो वो नियॉन की तरफ देखेगा। उसके आसपास कौन सी नोबल गैस है, नियॉन और आर्गन। आर्गन की तरफ जाने में उसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, वो मुश्किल का टास्क है, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के नियॉन बनाएगा। तो इसलिए जर्नली जब ये बॉन्डिंग करता है तो ये Na+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुश है, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बहुत दिक्कत करेगा। क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते इसकी इस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ऐसे ही मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये Mg2+ में एग्जिस्ट करता है मोस्टली। ऐसे एल्यूमिनियम 3+, ये दोनों तरफ क्लोरीन एक गेन करने का, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरफ जाएगा। क्यों, उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट। तो क्वेश्चन जैसे आ गया, सपोज व्हाट इज द नंबर ऑफ outermost electrons in an element if its ionization energy 1 is equal to 20, ionization energy 2
इज इक्वल टू 45, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज इक्वल टू 235। हमें इतना तो पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 मैक्सिमम होगी, 2 से ज़्यादा होगी, 2 वाली 1 से ज़्यादा होगी, यहाँ भी वैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 3 के अंदर सडन जंप आया, सडन जंप, ये जंप बहुत बड़ा है, सीधा यहाँ से यहाँ आ गया। ये सडन जंप क्यों आया होगा, ऐसा कोई एलिमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया Mg+ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया नियॉन जैसा हो गया। अब जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने में एक्सपेक्टेशन से या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सडन एकदम सडनली चेंज आएगा। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। पहले 2 तक सही था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई और अचानक से सडन जंप आया। अब ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन दे, सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 20, आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज इक्वल टू 65, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज इक्वल टू 130, आयनाइजेशन एनर्जी 4 इज इक्वल टू 1200। अब सडन जंप कहाँ आया है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अचानक से सडन जंप आया है, करेक्ट। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम जैसा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकला, तीसरा निकलते ही नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अच्छी बुक में दिए होते हैं। सडन जंप का मतलब क्या है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसकी बनी होगी, इसलिए इतना अचंभे का जंप आया। तो लेक्चर खत्म करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट सेट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक बार चेक करो, खुद से ट्राई करो। ए ऑप्शन क्या है, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो ऊपर हो, क्योंकि नीचे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, ऐसा ही है ना। सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बट यहाँ पे उल्टा दे रखा है तो मैंने ये ऑप्शन क्रॉस कर दिया। यहाँ पे इसके बाद इसके बगल में यह आता है बेमक का, बेरिलियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कैसा होना चाहिए। ऐसा था, इन दोनों ने स्वैप किया था, तो मतलब बोरोन सबसे कम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्या ऐसा ही है ना, उसका उल्टा है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ये स्वैप हुआ था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और ट्रांजिशन की तो हमने की नहीं है, वैसे भी कार्बन की सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। आयरन के बारे में नहीं अभी बात करते हैं। देखो चलो आयरन के बारे में बता देता हूँ। आयरन के बारे में तो नहीं, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मेटालिक कैरेक्टर उसको बोलते हैं जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कम हो रही है। क्यों, सबसे लेफ्ट वाला तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ रही है, तो लेफ्ट टू राइट हम बोल सकते हैं, ये लेफ्ट ये राइट, कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाह रहा है, ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसलिए किसी पीरियड में सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा होगा, लेफ्ट वाला। देख लो सेकंड पीरियड में लिथियम है, थर्ड में भी लेफ्ट वाला कौन कौन से होंगे, पोटेशियम, और उसके बाद सोडियम और मैग्नीशियम। थर्ड के अंदर भी पोटेशियम, कैल्शियम। तो लेफ्ट वाले मेटालिक हैं। जैसे से राइट की तरफ जाते रहेंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता रहेगा। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर। पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी
इंक्रीज होगा, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे वो एक अच्छा मेटल है। तो इसका मतलब है सोडियम और पोटेशियम में कौन सा ज़्यादा मेटालिक है? पोटेशियम। पोटेशियम और रुबिडियम में रुबिडियम ज़्यादा है, सीजियम और लिथियम में सीजियम ज़्यादा मेटालिक है। दिस इज मोर मेटालिक देन दिस, दिस इज मोर मेटालिक देन दिस। इसीलिए ऐसे यही रीज़न है कि नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे कि सपोज इसमें गए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये नॉन मेटल है कार्बन, सिलिकॉन बीच सी में आ जाता है और ये दोनों मेटल है, मेटल, टिन और लेड। तो ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों? आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और लेफ्ट टू राइट घटेगा तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ता है, तो मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट और नीचे की तरफ मैक्सिमम मेटालिक होंगे, है ना। चलो मूविंग ऑन टू, इसलिए मुझे पता था इसलिए कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन तो मेटालिक है, मेटल्स की आयनेशन एनर्जी कम होती है, कम, यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए क्रॉस कर दिया, वरना एक ऑप्शन सही आई गई थी, दूसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर एग्ज़ाम में आए मतलब तो जो सही ऑप्शन आए उसके बाद रुक जाना अगर बिल्कुल श्योर हो तो। समझाने के लिए हमने सारी ऑप्शंस देखी। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ +2 + 3+। मैंने बताया था चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी घटेगी। न्यूट्रल स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम चार्ज वाला स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, और आखिरी में स्टेबल ये। तो सेकंड का आंसर तो हो गया ये, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी। हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन अ पीरियड इज शोन बाय, कौन शो करता है? नोबल गैसेस, क्योंकि वो स्टेबल भी होती हैं और ट्रेंड भी कैसा है? लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, सबसे ज़्यादा होती है नोबल गैसेस की। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक एलिमेंट है ए, इसको क्या बोलेंगे? आयनेशन एनर्जी 1, इसको बोलेंगे आयनेशन एनर्जी 2, इसको बोलेंगे आयनेशन एनर्जी 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। आयनेशन एनर्जी 1 गिवन है 20 किलो जूल पर मोल, आयनेशन एनर्जी 3 गिवन है 87 किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन है आयनेशन एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू, व्हाट आर द ऑप्शंस? 18 किलो जूल, 123 किलो जूल पर मोल, चलो मैं यूनिट्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ, C 223 और D 15। एक बार देखो, ट्राई करो, तो क्या वैल्यू आएगी कि आयनेशन एनर्जी 2 सिर्फ किस कॉन्सेप्ट का हमें पता होना चाहिए, इससे तो ज़्यादा होगी, इससे कम होगी। क्यों? सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगी 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो कौन सी ऑप्शन आ गई इसमें? इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा, इससे कम। 18 इससे कम है, काट दो। 223 इससे ज़्यादा है, 123 भी ज़्यादा है, तो एक और ऑप्शन लिखो फिर 80। इनमें तो नहीं आएगा, है ना, 123 और 33। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 80, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू हो। ये किस पे बेस्ड था? एनर्जी 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सबसे पहले किसका था? प्रॉपर्टी था एटॉमिक रेडियस, सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन उसमें थे, फिर आयनेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब एक और क्लास होगी इसमें एक्सेप्शंस याद रखने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ये वाले एक्सेप्शंस बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा डीपली करोगे उतनी ज़्यादा इनऑर्गेनिक समझ आएगी, कि बहुत सा इनऑर्गेनिक में याद करने का है, कॉन्सेप्ट भी लर्न होंगे तभी कर पाओगे। चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।